प्राचार्य जी आर्य जी बैठे हैं, वो रखेंगे। आपको के साथ एक मैं गीत पीछे बुलवाऊंगा और आपने पीछे बोलना है, ठीक है? कुटुंब में सब मिलकर रहना, पीछे बोलिए। कुटुंब में सब मिलकर रहना हमारे पुरखों का कहना, हमारे पुरखों का कहना। कुटुंब में सब मिलकर रहना, कुटुंब में सब मिलकर रहना हमारे पुरखों का कहना, हमारे पुरखों का कहना। नहीं पता? परिवार है ना, परिवार में सब मिलकर रहना हमारे पुरखों का कहना, हमारे पूर्वजों का कहना। तो ये पीछे दोहराएंगे एक बार की बात। क्या? कुटुंब में सब मिलकर रहना, कुटुंब में सब मिलकर हमारी रीत है निराली, हमारी रीत है निराली। ऋषि मुनियों ने थी डाली, ऋषि मुनियों ने थी डाली। नहीं होता कोई खाली, नहीं होता हमारे पुरखों का कहना। तो ये लाइन ध्यान आ गई। कुटुंब में सब मिलकर रहना हमारे पुरखों का कहना। ऐसा जब ऐसा इशारा करूंगा तो सबने इकट्ठा बोलना, ठीक है? सभी दुख बांट लेते हैं, सभी दुख बांट लेते हैं। सुखों में मिलजुल गाते हैं, सुखों में मिलजुल गाते हैं। खुशी खुशी घर में रहते हैं, खुशी खुशी घर में रहते हैं। सभी में प्यार होता है, सभी में प्यार होता है। कुटुंब में सब मिलकर रहना हमारे पुरखों का कहना। जय छब्बे जी, राहुल जी और हमारे SBI से रिटायर्ड श्री ज्ञानचंद जी, प्रिंसिपल श्री रमेश जी और इस सम्मानित विद्यालय के सम्मानित टीचर्स, आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। कालका में मुझे 3 वर्ष हो गए सेवा करते हुए, 3 वर्ष से भी अधिक हो गए। ये पहला विद्यालय है जब मैं अपने विद्यालय से निकलकर किसी विद्यालय में आ पाया हूँ। आपके प्रिंसिपल सर से भी मेरी कई बार बात हुई, कई बार मैंने कहा कि मैं जरूर आऊँगा, मेरा बड़ा मन करता है आपके विद्यालय में आने को। लेकिन ईश्वरीय इच्छा आज ही आने की थी, तो आज ही मेरे पास कार्यक्रम आया तो मुझे खुशी हुई कि चलो ईश्वर ही मुझे आपके पास भेज रहा है। तो मैं अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ कि इतने अच्छे बच्चे और इतना अच्छा स्टाफ और इतने अच्छे प्रिंसिपल के बीच में मुझे आने का अवसर मिला। बहुत से आपके स्टाफ मेंबर्स को मैं जानता था, लेकिन मुझे ध्यान नहीं रहता था कि ये हकीमपुर के स्कूल में ही है। आज जब मैं आया, जब मैंने देखा तो मुझे और खुशी हुई उन साथियों को देखकर कि अच्छा ये इसी विद्यालय में ही है। तो प्यारे बच्चों, आज हम जिस विषय को लेकर एकत्रित हुए हैं, उस विषय पर आने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सभी बिल्कुल सीधे बैठें। अपनी कमर सभी की सीधी होनी चाहिए। एक बार सभी मेरे साथ गायत्री मंत्र बोलेंगे। आता है ना सभी को गायत्री मंत्र? देखो, मुझे पता था कि इतने अच्छे बच्चे हैं, इन सबको गायत्री मंत्र तो जरूर आता होगा। तो हम सब मिलकर गायत्री मंत्र बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
अच्छा, आपको इसका अर्थ आता है? गायत्री मंत्र का अर्थ क्या होता है? कोई छात्र अथवा छात्रा बता सकता है मुझे? बेटा डेली करते हो मॉर्निंग में स्टेज पर, कौन बताएगा? शाबाश, जल्दी। साक्षी, रागिनी, खड़े हो बेटा, बताओ। शाबाश। लोगों के बीच में खड़े होके बोलते हो ना सभी, चलो बोलेंगे, सीधे बैठे। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हटा है तू, तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी जहान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान, तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया, ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, भगवान हमारी मेधा को नेक मार्ग पर चला। बहुत अच्छा बेटे, इन दोनों के लिए तालियां बजाओ। हमें कैसी बुद्धि दो? कैसी बुद्धि दो? अच्छी बुद्धि दो, ताकि हम नेक मार्ग पर चलें, अच्छे रास्ते पर चलें। अच्छा, मान लो किसी के पास पैसा नहीं है, किसी के पास, तो उसके लिए जीवन मुश्किल है या आसान है? मुश्किल है। किसी के माता पिता जीवित नहीं है, उसके लिए जीवन मुश्किल है या आसान है? और किसी के पास सद्बुद्धि है, अच्छी बुद्धि है, समझदारी है, तो उसके लिए जीवन मुश्किल है या आसान? ऐसे व्यक्ति के पास अगर पैसा नहीं है तो भी वो अपना जीवन कैसा बना लेगा? आसान बना लेगा। ऐसे व्यक्ति के माता पिता नहीं है तो भी वो अपना जीवन कैसा बना लेगा? समाज में रहते हुए अपना जीवन भी कैसा बना लेगा? वो सरल बना लेगा और दूसरों की वो मदद भी कर पाएगा। तो इसलिए ईश्वर से हमेशा ये प्रार्थना करनी है कि हे ईश्वर, मुझे कुछ देना या मत देना, लेकिन सद्बुद्धि का दान हमेशा देना। मेरी बुद्धि जो है वो हमेशा विकारों से और बुराइयों से बची रहे, हमेशा विकारों से और बुराइयों से बची रहे। अच्छा, अब बुद्धि, अब हमारी बुद्धि जो है वो रहते हैं, कहाँ रहते हैं? आप बताओ। शाबाश, आप अच्छे बच्चों में हो शायद, है ना? आगे आगे बैठे हो। आप कहाँ रहते हैं? दिन भर कहाँ रहते हैं? स्कूल में, और घर पर, और हाँ? शाबाश शाबाश। किसके साथ रहते हो? माता पिता के साथ तो घर में रहते हैं, घर और स्कूल के अलावा और कहीं भी रहते हैं? शाबाश, इसके लिए भी तालियां। अच्छा, ट्यूशन जाते हो कहीं या घर पर आ जाते हैं टीचर? हैं? जाते हो तो रास्ते में किसी को देखते हो? कोई मिलता है रास्ते में? अच्छा, उनसे राम राम करते हो? शाबाश। तो उनसे कुछ सीखने को मिलता है?
बहुत बढ़िया, बैठो, आप भी बैठो। देखो बच्चों, बस देखो, घर में माता पिता बहन भाई चाचा ताऊ दादा दादी ये सब होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अब तक हैं इंडिया में, अब तक चाचा चाची ताऊ ताई दादा दादी ये सब घरों में हैं, बुआ सब है ना घरों में। लेकिन परिवर्तन आ रहा है। हम किससे सीखते थे? हम बच्चे घर में होते हैं, छोटे होते हैं, छोटे बच्चे को क्या करना पड़ता है? बड़ों का आदर करते हैं ना। अच्छा, आदर कैसे करते हो बड़ों का? आदर करने का तरीका क्या होता है? बच्चे आदर करने का क्या तरीका होता है? आप कैसे आदर करते हो? शाबाश, बताओ। आदर करते हो माता पिता? तो वो क्या आदर है? नहीं। तो माता पिता की आज्ञाओं का पालन करना और साथ साथ माता पिता के चरण छूना, उन्हें सुबह उठकर नमन करना, उनका आदर सम्मान है। अच्छा, हम छोटे हैं घर में, तो हम किस्मत वाले हैं या नहीं? जो छोटा होता है उसकी किस्मत अच्छी होती है खराब होती है औरों की तुलना है? बताओ। अच्छी होती है। क्यों? वो अच्छी होती है, सारे तो उसको प्यार करते हैं, सबसे वो कुछ ना कुछ सीखता है क्योंकि वो सबसे छोटा होता है ना। अच्छा, तो सबसे सीखने का अवसर उसको मिलता है, सबको वो नमन भी करता है। घर में उससे बड़े हैं सारे, सबको वो नमन करेगा। अच्छा, नमन करने का लाभ क्या होता है? आप नमन क्यों करते हैं माता पिता को या बड़ों को? किस लिए? क्या केवल आदर के लिए या और कोई लाभ भी होता है? पैर क्यों छुए जाते हैं? पैर क्यों छूते हो? चलो बताओ। कोई बताएगा? आशीर्वाद तो मिलता है, वो तो फल हो गया उसका। कर्म के पीछे का कारण क्या है? पैर क्यों छुए जाते हैं? हाथ क्यों नहीं छू लेते? बताओ। कंधे भी छू सकते थे, सिर भी छूते हैं, सिर छूते हैं बड़े, छोटे छूते हैं पैर। कारण? अच्छा चलो, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आपकी परीक्षाएं होती हैं, जब परीक्षा के लिए सुबह तैयार होकर घर से निकलते हो तो माता पिता के पैर छूते हो? कौन कौन से बच्चे छूते हैं? बहुत बढ़िया बात है। आप आओ बेटे, शाबाश। आप आओ, आप खड़े करते। अब सुबह जब परीक्षा देने के लिए गए थे, है ना? आप कौन सी क्लास में हो? 6th में। 5वीं की परीक्षाएं हुई थी। जब 5वीं की परीक्षाएं देने आप आते थे तो माता पिता के पैर छूते थे। तो क्यों छूते थे? क्या लाभ होता था उससे आपको? पेपर अच्छा रहता था। ये सच है बात कि आप माता पिता के पैर छूकर आएंगे तो आपका पेपर अच्छा होगा। ये सच है ये बात? कैसे? मान लो इसने पढ़ाई तो की नहीं, पढ़ाई तो और माता पिता के पैर छू लिए तो क्या पास हो जाएगा? बैठो। देखो, इस बात को समझने की जरूरत है। जो बच्चा माता पिता के पैर छुएगा वो पढ़ेगा भी जरूर, क्योंकि अभी हमने बात की थी कि माता पिता का कहना मानना, माता पिता की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। तो कौन सा माता पिता ऐसा है जो बच्चों को यूं नहीं कहता कि बच्चों खूब पढ़ो? बताओ भी, तुम्हारे में से कोई पेरेंट्स ऐसे हैं जो आपको यूं कहते हो कि मत पढ़ो? अगर वो यूं कहते होते तो आपको स्कूल में थोड़ी भेजते। तो माता पिता के जब आप पैर छूते हैं तो आप में कौन सा भाव आता है? झुकने का भाव आता है। कौन सा भाव आता है? झुकने का। जब भी हम किसी के आगे झुकते हैं
तो उससे हम बहुत कुछ ले लेते हैं। जब भी हम किसी के आगे झुकते हैं तो क्या करते हैं, उससे हम बहुत कुछ कैसे ले लेते हैं। जब जैसे ही हम किसी के आगे झुकते हैं, जैसे ही हम किसी से विनम्रता से बात करते हैं, वैसे ही हम पात्र बन जाते हैं। किस चीज के पात्र बन जाते हैं? ग्रहण करने के। ग्रहण, अगर आप अपने टीचर से विनम्रता से बात नहीं करते तो क्या टीचर का आशीर्वाद मिलेगा आपको? बिल्कुल। ये स्थिति उस प्रकार से हो जाती है कि आप कोई खाली पात्र हो, मान लो ये कटोरा है, ये मेरे हाथ में, क्या है ये? कटोरा। अच्छा, कटोरे को यूं लेके किसी के आगे मांगोगे तो मिलेगा या यूं लेके मांगोगे तो मिलेगा? यूं लेके ना। तो गलत ढंग से बात करने वाला व्यक्ति, विनम्रता से न बोलने वाला व्यक्ति, नमन न करने वाला व्यक्ति, नमस्ते न करने वाला व्यक्ति बिल्कुल उसी प्रकार से होता है जैसे एक व्यक्ति किसी से कुछ मांग रहा है लेकिन पात्र को उल्टा करके खड़ा है, तो दूसरे पात्र में तुम्हें कोई क्या डाल कर देगा? जैसे ही आप झुकना शुरू करते हैं वैसे ही आपका पात्र कैसे हो जाता है? सीधा हो जाता है और आप ग्रहण करना शुरू कर देते हैं। तो ग्रहण करने की सबसे पहली कंडीशन क्या है? आपको विनम्र होना पड़ता है। और विनम्र जो है, हमें 3 लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जिसके आगे हमें सबको विनम्र होना चाहिए। कौन कौन है जी? कोई बताएगा? हाँ, शाबाश। शाबाश बोलो। कौन कौन से ऐसे 3 लोग हैं जिनके आगे हमें विनम्र होना पड़ता है? माता पिता हमारे। माता पिता, ठीक है जी। सबसे पहले जिन्होंने हमें जन्म दिया। तीसरा, यस, शाबाश, बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? ये बच्चा बहुत बुद्धिमान है, मैं इसके जीवन में सफल होने की कामना करता हूँ। तीसरा इसने बताया ईश्वर, वो क्या है? हम सबका क्या है? हम सबका पिता है ईश्वर। बैठो, शाबाश, तालियां बजाओ इसके लिए। इन तीनों के आगे तो नमन करना ही करना बनता है। इन तीनों के आगे आप जितना भी नमन कर लें वो कम है। अब देखिए, आपने कहा कि परीक्षा से पूर्व आप माता पिता के पैर छूकर चलते हैं। पैर छूना आपको कितनी बुराइयों से बचाएगा ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जब आप पैर छुएंगे, आपकी बुद्धि जो है, आपकी बुद्धि क्या होगी? पवित्र हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बुद्धि पवित्र हो जाएगी। आप पैर छूकर घर से बाहर निकले हैं तो स्कूल तक के रास्ते में कोई गलत काम नहीं करेंगे। करेंगे क्या? जो पैर ही छूकर चलाया माँ बाप के, जो माता पिता का आशीर्वाद लेकर निकला है, जिसको माँ ने कहा है बेटी तू सफल हो, बेटी तो हमेशा सदमार्ग पर चले, वो क्या गलत काम करेगा रास्ते में? कर ही नहीं सकता। तो जब आप पैर छूते हैं तो आपके मन की मलिनता, मन की बुराइयां, बुद्धि की बुराइयां, वो सारी दूर होती हैं और आपके अंदर विनम्रता आती है। जिस भी व्यक्ति के आगे आप झुककर नमन करते हैं वो शांत हो जाएगा। गुरु जी आपको कुछ देना शुरू कर देंगे, चाहे मन ही मन में आपको आशीर्वाद देना शुरू कर दें। तो ये सब चीजें, माता पिता का आशीर्वाद कैसे मिलता है? परिवार में रहकर मिलेगा या परिवार से दूर रहकर मिलेगा? अब क्या हुआ है? अभी हम कुटुंब की बात कर रहे थे कि कुटुंब क्या होता है।
मैंने कहा था चाचा चाची दादा दादी बुआ सब यहाँ एकत्रित रहते हो, वो कुटुंब होता है। हम पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव में आकर क्या करने लगे, छोटे छोटे परिवार होने लगे। और वो छोटे छोटे परिवार जो गांवों में रहते थे, उन्होंने क्या किया, गांव के घर से 2 व्यक्ति निकले कुएं की ओर। खेत में तो कुआं था ना, बोले भी चलो भाई हम तो कुएं पर रहेंगे। वहां उन्होंने 2 कमरे बना लिए, वहां रहने लग गए। वहां थोड़ा सा परिवार पड़ा हुआ हो, नहीं बड़ा परिवार नहीं चलेगा। क्या करें, शहर में एक छोटा सा प्लॉट ले लिया, वहां जाकर रहने लगते। क्या हुआ, परिवार बिखरने लगे, परिवारों में आपसी मेल जोल खत्म होने लगा। तो जब मेल जोल खत्म होने लगा तो सहयोग किसका मिलेगा? अगर मैं किसी संकट में हूँ तो मुझे कौन सहयोग करेगा? बताओ भाई, पहले मेरा परिवार सबसे ज्यादा सहयोग करेगा या मेरे यार दोस्त सहयोग करने आएंगे? देखो, किसी की दुर्घटना हो गई तो ब्लड तो फैमिली मेंबर ही देगा सबसे पहले आके, चाहे वो कितना ही आपका उससे झगड़ा होता हो, कितना ही वैमनस्य हो। संकट के समय आपके परिवार का सदस्य ही आपका मित्र बनता है। और जो जितने भी दूसरे रिश्ते हैं, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा क्लासमेट है, ये मेरे ऑफिस में मेरे साथ काम करती है, वो क्या है, सारे औपचारिक रिश्ते हैं। क्या है? औपचारिक रिश्ते हैं। उनसे आप प्यार से बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं ताकि आपके संबंध बिगड़ ना जाए, ताकि आपके स्वार्थ पूर्ति में कोई बाधा न आए। लेकिन घर में माता पिता और बहन के साथ आपका कोई ऐसा स्वार्थ नहीं होता, इसलिए आप लड़ भी बहुत जल्दी पड़ते हैं। माँ के साथ भी लड़ पड़ते हैं, पिता के साथ भी लड़ पड़ते हैं, बहन भाई के साथ भी लड़ पड़ते हैं। लेकिन क्या होता है, फिर एक जैसे हो जाते हैं। तो परिवार के बिना गुजारा नहीं है। अब परिवार को जोड़कर कैसे रखें? आप लोग कोई सहयोग करते हो परिवार को जोड़ के रखने में, अपने अपने परिवारों को? आप बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हो। कैसे निभा सकते हो? मेरी एक स्टूडेंट थी, सार्थक स्कूल सुना है पंचकुला में? बहुत अच्छी बात है। सार्थक स्कूल में 9वीं कक्षा में एक स्टूडेंट पढ़ती, बहुत मेधावी छात्रा थी। मैंने एक दिन कक्षा में ये कहा कि जिन बच्चों के पिता शराब पीते हैं वो अपने परिवार का सत्यानाश कर डालते हैं। तो बच्चों की ये जिम्मेवारी बनती है, मैं कहाँ कह रहा था ये बात, क्लास में कह रहा था, बच्चों की ये जिम्मेवारी बनती है कि वो अपने पिता को शराब पीने से रोकें। कैसे रोकें? कैसे रोकें? पत्थर मार दें पिता को? है? क्या करें? पिटाई करें माँ के साथ मिलकर? नहीं, पिता को जब वो होश में हो तो उनको प्यार से बैठाकर समझाएं कि पिताजी देखो, मैं आपकी बेटी हूँ, आपने मेरा रिश्ता करना है, मेरी पढ़ाई पूरी करवानी है, ये मेरा भाई है, इसको योग्य बनाना है। जब छोटे होते हुए आप इतनी बड़ी बात जब अपने पिता से कहेंगे तो पिता के हृदय तक जाएगी। वो बात कहाँ तक जाएगी? पिता के हृदय तक जाएगी। उस लड़की ने घर पर जाकर अपने पिता को समझाया कि पिताजी आप शराब नहीं पिए, लेकिन पिताजी नहीं माने, उन्होंने फिर भी शराब पी। तो उस लड़की ने क्या किया? उस लड़की ने खाना खाने से मना कर दिया, बोली मैं खाना नहीं खाऊंगी जब तक रोज शाम को कार्यालय से आते पहले शराब पीते फिर रोटी खाते। लड़की ने कह दिया जब तक इस घर में शराब आएगी तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। विद्रोह कर दिया घर में, झगड़े का सा माहौल हो गया। उस लड़की की माँ स्कूल में शिकायत लेकर आई कि जी फला फला टीचर ने तो हमारे घर में झगड़ा करवा दिया।
तो बड़ा महसूस हुआ कि जिसको मैंने तो अच्छी बात कक्षा में कही थी, लेकिन ये मेरी शिकायत लेकर आई। लेकिन शिकायत लाने के बावजूद भी उस लड़की ने हिम्मत नहीं हारी, अपने पिता की शराब उसने बंद करवा दी। अच्छा काम किया। अभी बड़ी बात तो आनी है, बड़ी बात तो अभी सुनोगे आप। क्या हुआ क्या? उस लड़की ने 10वीं कक्षा की परीक्षाओं में हरियाणा टॉप किया, पूरा हरियाणा टॉप किया उस लड़की ने। उससे आगे सुनो, उससे आगे क्या हुआ कि जो गुरुजी थे जिन्होंने ये बात कही थी कि अपने पिता को शराब पीने से रोकना है, और उसकी माँ शिकायत लेकर आए थी, उनको भी बहुत बड़ा इनाम मिला। क्या इनाम मिला? बहुत बड़ा इनाम क्या मिला? मैंने राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए अप्लाई किया। उसके लिए वो उस लड़की ने 10वीं में टॉप किया था ना पूरे स्टेट में, उसके नाम के 10 अंक मुझे स्टेट अवार्ड में मिले, और पूरे हरियाणा में सबसे अधिक अंक मेरे थे स्टेट अवार्ड में। उस लड़की के अब उस लड़की ने अपने परिवार को कुछ दिया कि नहीं दिया? और दिया कि नहीं दिया? शराब बंद हुई घर में, घर का माहौल सुधरेगा कि बिगड़ेगा? सुधरेगा। दूसरी बात, अपने टीचर को कुछ दिया? कुछ दिया? अपने आप मिलता है। जब आप कोई अच्छा कार्य करते हैं, ये स्वाभाविक है, ये ईश्वरीय संरचना ही ऐसी है कि जैसे ही आप अच्छी चीज सोचना शुरू करते हैं, तो ही आपके शरीर के अंदर आंतरिक परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं, आपके चेहरे पर निखार आना शुरू हो जाता है। जब आपकी सोच जो है अच्छी बनती है, जब आप अच्छा सोचना शुरू करते हैं, और जैसे ही आप बुरा सोचना शुरू करते हैं, वैसे ही आपके व्यक्तित्व में बिगड़ाव शुरू हो जाता है। आपकी शक्ल भी वैसी ही होनी शुरू हो जाती है। आपकी शक्ल से आपके विचारों का पता चलने लग जाता है। आपकी शक्ल भी जैसे बिगड़े हुए विचार होंगे, वैसी ही बिगड़ी हुई शक्ल भी हमारी बनने लग जाती है। तो उस लड़की ने अपने स्कूल को क्या दिया? स्कूल को अच्छा नाम दिया। उस स्कूल की लड़की ने पूरे स्टेट में टॉप किया। उस लड़की ने अपने टीचर्स को इनाम दिया। उस लड़की ने अपने माता पिता को इनाम दिया। उस लड़की ने अपने आप को इनाम दिया। वो लड़की क्या है? आज वो लड़की बहुत बड़ी डॉक्टर है। क्या है? डॉक्टर है। जीवन में डॉक्टर बनना चाहती थी, वो डॉक्टर बन गई। उस लड़की का नाम है प्रिया। क्या नाम है? प्रिया। मैं आज तक उस लड़की का नाम नहीं भूला। मुझे उस लड़की का नाम क्यों याद है? मेरे पास तो सैकड़ों बच्चे पढ़ के निकल गए, लेकिन उस लड़की ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से मुझे उसका नाम आज भी है। उसने अपने परिवार को टूटने से बचाया कि नहीं बचाया? बताओ, अगर शराब चलती रहती तो परिवार टूटता या ना टूटता? क्यों टूटता? शराब से पैसा खर्च होता। माता पिता की कमाई का एक मोटा हिस्सा शराब में खर्च होता कि नहीं होता? पिताजी शराब पीने के बाद क्या अपने परिवार की भलाई के बारे में कुछ सोच पाते या नहीं? बोलो भाई, एक व्यक्ति शराब पीकर अपने परिवार के बारे में सोचेगा कि नहीं सोचेगा? नहीं सोच पाएगा। तो उसने शराब बंद करवाई तो पिता किसके बारे में सोचने लगे? परिवार के बारे में सोचने लगे। तो ये परिवार जो है टूटने से बच गया। एक बुराई से किसने बचाया? एक बालिका ने, एक छोटी सी बालिका ने एक बहुत बड़ा काम किया, और इतना बड़ा काम किया, इतना बड़ा जिससे कोई पीढ़ियों का उसका असर पड़ेगा। एक डॉक्टर जो कितनी पीढ़ियों को प्रभावित करेगी, कितने लोगों का समाज में इलाज करेगी, कितने लोगों का मुफ्त में इलाज करेगी। सोचने की बात है, जब आप 100 बच्चों में से कोई एक बच्चा
अच्छा कार्य करता है तो वो केवल अपने लिए नहीं कर रहा होता, बल्कि वो अपने आसपास के वातावरण को भी प्रभावित करता है। अच्छा, अब देखो परिवार को कैसे जोड़ के रख सकते हैं आप। क्या आपके परिवार में आप सब इकट्ठे बैठकर खाना खाते हैं? खाते हैं? बहुत अच्छी बात है जो खाना खाते हैं इकट्ठे बैठकर। आजकल के समय में गैस का चूल्हा आ गया। अब गैस के चूल्हे का क्या सुख है, कभी भी तुरंत जलाओ, फ्रिज में से आटा निकाला, रोटी पका के दे दी, बेटी आई 2 मिनट में बेटी को रोटी दे दी, खाई और गई वो अपने कमरे में। बेटा आया, उसको रोटी बना के दे दी, खाई और वो अपने काम पे चला गया। पिताजी आए, उसको रोटी बना के दी, वो खा के चला गया। लेकिन साथ से भी बैठे। पहले तो चूल्हा होता था, लकड़ी से चूल्हा जलता था, तो सबको एक साथ रोटी खानी पड़ती थी, क्योंकि एक ही बार रोटी बनती थी। कितनी बार रोटी बन रही है, तो अब कई बार संभव नहीं हो पाता कि सारे इकट्ठे बैठकर खाना खा सकें। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? इसका कोई रास्ता है, हल है इसका? तो समाधान बता सकते हो भाई? क्योंकि कैसे ऐसा वातावरण पैदा करेंगे कि चलो रोजाना दिन में 3 बार नहीं तो कम से कम एक बार सारे बैठकर खाना खा लें। अगर रोजाना एक साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते तो सप्ताह में तो कम से कम एक बार खा लें। अगर सप्ताह में एक बार नहीं खा सकते तो कम से कम किसी त्योहार पे तो एक साथ बैठ के इकट्ठे बैठकर खाना खा लें। ऐसा पॉसिबल है क्या? है? बोलो। तो आप लोग ऐसा करोगे? अपने माता पिता को कहोगे कि माँ, मेरी प्यारी माँ मेरा ये कहना मानेगी? ये कहना उसको बहुत अच्छा लगेगा। हो सकता है तुम्हें तो यूँ कहने में शर्म महसूस हो, लड़कों को भी कहना है कि मेरी प्यारी माँ। जैसे ही आप अपनी माँ को यूँ बोलोगे कि मेरी प्यारी माँ, आपकी माँ की आंखें जो है वो नम हो जाएंगी। आंसू हो सकता है बाहर ना टपके, खुशी से उसकी आंखें नम हो जाएंगी। वो सोचेगी कि मेरा बच्चा देखो मुझे कितना प्रेम से बोल रहा है, मेरी प्यारी माँ। क्या ऐसा अवसर आप पैदा नहीं कर सकती कि जिससे हम सप्ताह में एक बार इकट्ठे बैठकर भोजन कर सकें? तो वो जरूर ऐसी परिस्थिति पैदा करेगी जब आप सब इकट्ठे बैठकर भोजन कर पाएंगे। बोलिए, करेंगे प्रयास? करेंगे? अगर रोजाना दिन में एक बार आप सब इकट्ठे बैठकर भोजन कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो कम से कम सप्ताह में तो एक बार सारे इकट्ठे बैठकर भोजन करें। और उसके लिए आप सबकी जिम्मेवारी मैं लगाकर जा रहा हूँ आज कि आप सब प्रयास करेंगे, माँ से स्ट्रिक्टली कहेंगे कि माँ खाना बना लो सबका इकट्ठा। और फिर अगर ज़मीन पर बैठकर चटाई बिछाकर या दरी बिछाकर बैठकर खाते हो तो हम सब बैठेंगे और सब खाना खाएंगे और आपस में बातें करेंगे। फिर देखना आपके घर का वातावरण कितना अच्छा बनेगा। अच्छा, दूसरी बात, हम अपना सुख दुख किसके साथ बांटते हैं? सुख दुख किसके साथ बांटते हैं? आजकल जो मित्रता है वो कैसी होती जा रही? नकली। आपने कोई गलती कर दी, कोई गलती कर दी, आपकी कक्षा में बच्चों को पता चल गया तो क्या करेंगे? तुरंत किसको जाकर बताते हैं? टीचर को जाकर बताते हैं। लेकिन आपके टीचर बहुत समझदार होते हैं, वो क्या करते हैं? सीधा ही आपको पीटने की बजाय प्यार से समझाते हैं कि बेटा दोबारा ऐसी गलती न करना। ये तो है सकारात्मक रास्ता। लेकिन यदि परिवार में रहते हुए आप गलती करते हैं तो फिर माता पिता या बड़ा भाई या चाचा चाची या ताऊ ताई बुआ क्या करते हैं? आपको प्यार से समझाते हैं कि बेटा ये गलती है, आपने दोबारा ऐसा नहीं करना।
वो जो पड़ोसी जा रहे थे उसको आपने नमस्ते नहीं की, उसको आपने नमस्ते करनी है। तो बड़ों की आज्ञाओं का पालन करना हम परिवार में सीखते हैं। परिवार में रहकर ही जितनी भी बुराइयां हैं वो हमारी सारी दूर होती हैं। परिवार में रहकर ही हमें खुशियां मिलती हैं, परिवार में रहकर ही हम तरक्की करते हैं। तो आप सबको अपने परिवारों को जोड़े रखना है। बच्चों, विदेशियों ने क्या किया? विदेशियों ने सबसे पहले हमारा धन लूटा। क्या लूटा? मोहम्मद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। कितनी बार? आपको विश्वास नहीं होगा, जितनी बार भी आक्रमण किया उतनी बार ही यहाँ से ऊंटों पर लाद लाद कर हीरे जवाहरात सोना ऊंटों पर लाद लाद कर वो गजनी ले गया। भारत में इतना सोना था, लूटते गए। भारत का जो भी व्यक्ति सामने आया उसको काट दिया। क्यों काट दिया? क्योंकि हम कमजोर थे। क्या थे? कहां से कमजोर? दिल से हम अपने आप को क्या मान चुके थे? कमजोर मान चुके थे। हम लूटते गए, हमारे हीरे जवाहरात लूटे, हमारी संपत्ति लूटी, सोमनाथ के मंदिर को लूटा, मथुरा के मंदिरों को लूटा गया, तोड़ा गया। जहाँ जहाँ जो मंदिर मुसलमानों को दिखाई दिए, शासकों को जिन्होंने भारत पर आक्रमण किए, उन्होंने हमारी संपत्ति को लूटा। नंबर 1 क्या लूटा? हमारी संपत्ति को लूटा। फिर उसके बाद किस चीज को लूटा? संपत्ति के बाद हमारा साहित्य लूटा गया। हुनसांग भारत में आया। हुनसांग के बारे में पढ़ा है किसी ने? फाहियान भारत में आया। हुनसांग 600 पुस्तकें बौद्ध साहित्य की जब वो वापिस जा रहा था यहाँ से उठाकर ले गया। हमारा जो ऋग्वेद है, सुना है किसी ने ऋग्वेद का नाम? क्या है ऋग्वेद की कोई विशेषता बताओ? संसार की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी मानी जाती है? ऋग्वेद मानी जाती है। और वेद कितने हैं? 4 वेदों को पता है कौन ले गया था उठा के? कोई बताए होंगे? 4 वेदों को मैक्स मूलर ले गया। कौन ले गया था? और मैक्स मूलर जर्मनी में ले गया। जर्मनी का था और वहां जाके उसने वेदों का संवाद किया, ट्रांसलेट किया। संस्कृत में लिखे हुए थे ना, उसने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और उसने अपने हिसाब से कर डाला। उसने क्या लिखा? वो कहता है कि वेदों में जिन लोगों का वर्णन है ना, वो लोग पिछड़े हुए थे, वो ग्रामीण लोग थे, वो उनको शहरी सभ्यता का ज्ञान नहीं था, वो अनपढ़ लोग थे। इतने उच्च कोटि के लोगों को जिन्होंने वेदों की रचना कर डाली, उन लोगों को अज्ञानी, पिछड़ा हुआ, ग्रामीण बताकर क्या किया? उपहास उड़ाया गया। हमारे उच्च कोटि के जब ग्रंथों को कोई हमें यूँ कहेगा कि ये तो कुछ भी नहीं है, तो हम क्या, हमारे अंदर श्रेष्ठता की भावना आएगी या हीनता की भावना आएगी? हीनता की भावना आ गई। हमारे मंदिर तोड़े गए तो हम यूँ मानते थे कि हमारे मंदिरों में हमारा भगवान है, और वो भगवान क्या करता है? हमारी रक्षा करता है। लेकिन उस भगवान की मूर्ति को तोड़कर उन्होंने क्या दिखाया हमें? ये तुम्हारा भगवान है, तुम्हारी क्या रक्षा करेगा? हमने मान लिया जब हमारा भगवान ही रक्षा नहीं कर पा रहा तो हम तो खत्म है। फिर लोग गर्दनें ऐसे झुकाकर खड़े हो गए मुसलमानों के यहाँ, हमारी गर्दनों को काट दिया गया। जनेऊ धारण करते थे जो गले में, उसका गला काट दिया जाता। तो पहले धन लूटा, फिर हमारा साहित्य लूटा। बख्तियार खलजी नाम का एक विदेशी शासक था, आक्रमणकारी। कौन था? बख्तियार खलजी। बिहार के नालंदा में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी। उस समय में यूनिवर्सिटियां सबसे पहले कहाँ बनी थी? इंडिया में। विदेशों में यूनिवर्सिटियां नहीं थी, भारत में थी। आज भारत के लोग विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं, उस समय विदेशों के लोग भारत में आते थे।
बख्तियार खलजी ने, वो इतना बड़ा पुस्तकालय था, इतना बड़ा पुस्तकालय था कि पुस्तकें जो थी वो अनगिनत थी, और बख्तियार खलजी ने वहां आग लगवा दी। और वो आग पता है कब तक जली? 3 महीने तक तो उनमें आग लगी रही, धुआं उठता रहा। इतना हमारा साहित्य, इतना हमारा ज्ञान जो हमारे ऋषि मुनियों ने, विद्वानों ने इकट्ठा किया था, उसको इसलिए जला दिया गया ताकि इन लोगों में हीन भावना आए और ये अपने आप को बिल्कुल बेकार समझ लें, और ये समझ लें कि ये तो बिल्कुल पिछड़े हुए लोग हैं। और इन पिछड़े हुए लोगों को क्या करना? शिक्षा प्रदान करना किसका काम है? अंग्रेजों का। अंग्रेज आए ना भारत में, अंग्रेजों ने कहा कि इंडिया के लोग अनसिविलाइज्ड हैं, हम इनको क्या करेंगे? हम इनको सिविलाइज्ड बनाने आए हैं। सिविलाइजेशन के नाम पे हमें गुलाम बना। कितने बच्चे टेलीविजन देखते हैं? टेलीविजन पर जो एड्स आती हैं ना, मशहूरियाँ आती हैं ना, वो मशहूरियाँ हमें भ्रमित करती हैं। हम वो सामान ले आते हैं जो देखते हैं ना, बिना आवश्यकता का सामान ले आते हैं, जिस चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। टीवी पर देखेंगे, शॉपिंग मॉल जाएंगे, शॉपिंग मॉल में कहेगा कि ये जो कोल्ड ड्रिंक है ना, जो 100 रुपए की आती है वैसे तो, लेकिन हम आपको 50 रुपए की दे रहे हैं, और 50 रुपए की कोल्ड ड्रिंक के साथ 2 चिप्स के पैकेट भी फ्री। आप सोचोगे यार इतनी सस्ती चीज़ मिल रही है, लेकिन आपको जरूरत ही नहीं है। आपके घर में लस्सी बहुत है, आप लस्सी पीना छोड़ देते हो। 50 रुपए की कोल्ड ड्रिंक की बोतल इसलिए उठा के ले आते हो कि 100 रुपए में तो बाजार में मिलती है, या शॉपिंग मॉल पे 50 की मिल रही है, साथ में चिप्स और कुरकुरे भी मिल रहे हैं। तो आप कोल्ड ड्रिंक पीना शुरू कर देते हो, चिप्स भी खाना शुरू कर देते हो, आपको बड़ा स्वाद आता है। फिर आप क्या करोगे? थोड़े दिन बाद फिर जाओगे वहीं पर ही शॉपिंग मॉल में, फिर ले आओगे। फिर आपकी आदत बन जाएगी, उस कंपनी का सामान अपने आप बिकना शुरू हो जाएगा। फिर जो बोतल उसने 50 की दी थी ना, वो फिर 125 रुपए की देना शुरू कर देगी, और फिर आप वो 125 रुपए की बोतल भी लेकर आएंगे। तो बेटा, जिस चीज़ की आवश्यकता है, कुछ भी बाजार से खरीदने से पहले उसकी आवश्यकता को देखना चाहिए कि क्या वास्तव में इस चीज़ की घर में आवश्यकता है तो ही लें, अन्यथा मत लें। बाजार में जो विज्ञापन चल रहे हैं, इन विज्ञापनों के चक्कर में बिल्कुल भी न आए। अपने कपड़े हैं, अपने कपड़े भी अपनी मर्जी से सिलवाएं। पहले मैं ना बाजार से खरीदता था कपड़े, रेडीमेड कपड़े खरीदता था, पैंट शर्ट, लेकिन वो पैंट शर्ट बड़ी ऊट-पटांग आने लगी बाजार में, तो फिर मैंने बाजार से खरीदनी बंद कर दी। क्यों बंद कर दी? क्योंकि भाई कपड़ा तो मैं अपनी मर्जी का पहनूंगा, मुझे पता होना चाहिए मैं कैसा कपड़ा पहनना चाहता हूँ। ये थोड़ी है कि मुझे पता ही ना हो, जो मिल रहा है वही डाल लिया मैंने। तो आजकल बाजार में क्या आ रहा है? अमीर आदमी जो कपड़े पहनता है ना, अमीर आदमी, वो तो छोटे छोटे कपड़े हैं, वो तो अर्धनग्न रहता है। पहले गरीब आदमी अर्धनग्न रहता था क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था। अब अमीर आदमी ऐसे कपड़े खरीद कर लाता है जो छोटे छोटे हैं, और गरीब आदमी के पास बड़े बड़े कपड़े हैं पूरे, जैसे पहले अमीर पहनते थे। तो ये परिवर्तन किसने ला दिया समाज में? ये परिवर्तन विज्ञापन ला रहे हैं, ये परिवर्तन बाजार ला रहा है। इसके चक्कर में आप बताइए। तो प्यारे बच्चों, आप सब अपना ध्यान रखें, और मैं ये कहकर जा रहा हूँ, आप सब स्वार्थी बने। क्या बने? स्वार्थी कैसे बनेंगे? आपकी पढ़ाई में कोई भी बाधा बनता है, आपकी पढ़ाई में कोई भी बाधा बनता है, उसको एक तरफ कर दो, तो तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। आपको कोई भी कहता है ले भाई बीड़ी पी ले, सिगरेट पी ले, ये चिट्ठा खा ले, ये कुलिप खा ले, तो आपका दोस्त नहीं है। ये मान लेना आपका दुश्मन है। जो कुलिप दे रहा है ना आपको, वो आपका दोस्त नहीं है। अगर मान लो मैं आपको कहूँ ये कुलिप खा ले, खा लोगे? हैं? खा लोगे? नहीं खाओगे? बेटा इधर तो मेरे दोस्त है कि नहीं है? नहीं है?
क्या है, क्या है बताओ, मेरा क्या है? विद्यार्थी। जब आपके और मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं, आप मुझे अच्छी प्रकार से समझते हैं और मैं आपको अच्छी प्रकार से समझता हूँ, तो एक विद्यार्थी और एक टीचर क्या हो सकते हैं? मित्र हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? तो हम दोनों मान लो मित्र हैं। क्या है? मित्र हैं। मान लोगे ना आप सब? हमने मान लिया मित्र। मान लो कि आप मेरे, ये मेरा मित्र है। क्या नाम है? ध्रुव। अच्छा ध्रुव, क्या हाल है भाई? ठीक है। अच्छा यार ऐसा है, मैंने पुलिस लाया हूँ, एक तो मैंने खा ली, एक तू खा ले यार। खा ले, तू मेरा दोस्त नहीं है? खा ले। अरे बहुत टेस्टी है, मजा आ जाएगा, खा के तो देख। अरे जन्नत का नजारा दिखेगा, खा देख, बिल्कुल यूं लगेगा तेरे को स्वर्ग में है। खा के तो देख। ये दोस्त नहीं है तू मेरा, खा ले। दोस्ती के लिए है, दोस्त नहीं है तू मेरा। दोस्ती टूट जाएगी, देख ले, नहीं खाएगा तो टूट जाए। ये मना करते हो, दोस्ती टूटती है तो टूट जाए, और दोस्त खूब मिल जाएंगे। बुराई को क्या कहना है? नो। क्या कहना है? नो। बिना झिझक के कह दो नो। बुराई कहीं भी हो, घर में हो तो भी नो कह दो। तो स्वार्थी कैसे बनना है? अपनी पढ़ाई करनी है बहुत बढ़िया तरीके से, पढ़ाई करके अपना जीवन सफल बनाना है। क्या बनाना है? जीवन सफल बनाना है। जो भी काम करना चाहते हो, जो भी बनना चाहते हो वो बनिए, और फिर अपना भला पहले करिए, और उसके बाद आप समाज का भला कर पाएंगे। तो इसलिए अपने लिए अपने पैरों पर खड़े होना बहुत जरूरी है, तो ही आप समाज की मदद कर पाएंगे। तो आप सब ने मेरे विचार सुने बच्चों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कि परिवार में हमने अपने बड़ों का, माता पिता का सम्मान करना चाहिए, और साथ में दूसरे हमने उदाहरण भी दिए हैं बच्चे का सार्थक स्कूल में, कि अपने परिवार की जिम्मेवारी एक बच्चे ने कैसे पूरी की, कि उसके फादर जो है शराब पीते थे, उसकी शराब छुटवाई। और इसके अलावा दूसरी अन्य हमारी ऐतिहासिक धरोहर को लूटने से संबंधित या दूसरे अन्य ऐतिहासिक बातों से संबंधित के बाद एक विश्व गुरु था, बहुत सारी बातें बताई हमारे प्रिंसिपल साहब ने, और सभी बच्चों ने ध्यानपूर्वक सुनी। तो इसलिए जैसे कि सभी बच्चों ने अपने टीचर का, अपने पेरेंट्स का, पारिवारिक मूल्यों का ये प्रेरणा भी बताता हूँ मैं बच्चों को कि ध्यान रखना चाहिए। हमारे घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, दादा दादी है, या परिवार के अन्य कोई भी मेंबर हैं, उनके पास बैठना चाहिए, उनको सम्मान करना चाहिए। साथ में आस पड़ोस के जो व्यक्ति हैं उनके साथ भी मिलजुल कर रहना चाहिए, और जितनी भी सामाजिक बुराइयां हैं उनसे दूर रहना चाहिए। तो इस तरह से एक स्कूल गोइंग, यानी कि स्कूल का बच्चा भी परिवार की एक जिम्मेवारी को अच्छी तरह से संभाल सकता है। ठीक है ना बेटा, संभाल सकता है ना। परिवार में कोई भी गलत काम होता है घर में, उसको गलत होने से रोक सकता है। तो इसलिए हमारे सर ने, प्रिंसिपल साहब ने ये बातें आपको बताई। मैं इनको सम्मान के तौर पर जो होना, हमारे सीनियर हैं ये गुरुजी बोलता हूँ कि हमारे गुरुजी आ गए हैं। जहाँ भी मिलते हैं हम इनको सम्मान के तौर पर गुरुजी बोलता हूँ। तो इसलिए बहुत बढ़िया हमारे स्कूल में आए हैं। कई बार इन्होंने बोला था कि भाई रमेश मैं आपके स्कूल में आऊँगा। मगर सर पड़ोस में तो है, 2 किलोमीटर भी नहीं है हमारे कल का स्कूल। आओ, वेलकम, मोस्ट वेलकम, बच्चों को संबोधित करो। तो इसलिए इनको आज मौका मिला और बच्चों को संबोधित किया, और सभी बच्चों ने जो है ध्यानपूर्वक उनके विचारों को सुना। वेरी गुड। क्या आप घर पे अमल करेंगे इन चीज़ों को? अच्छा, कौन एक बच्चा खड़ा होकर बताया क्या क्या सुना आपने, क्या क्या समझा बेटा? कोई भी एक लड़का, शाबाश। जो बेटा ये
कोई भी। गर्दन नीचे नीचे और हमें अच्छे मित्र बनाने चाहिए। कान में बोल देना बोल देना। मुंह पे लगा ले, मैं तब सुनाई देगा। और तो और दूसरे को घबरा गए। इन्होंने हमारे जोर से बेटा, आपकी आवाज़ तो आपकी आवाज़ तो यार। जरूरत होनी भी नहीं चाहिए, ऊंचा बोलो। सर ने हमारे धर्मों के बारे में बताया अभी हमको कि जैसे कि छोटे बच्चे बाहर से अंग्रेज भी आए, उन्होंने हमारे को लूटा भी, और कैसे उन्होंने हमारे देश को गुलाम बनाया, और फिर भी हमारा देश आज बहुत, मुझे गर्व हो रहा है इस बात पे कि हमारा देश आज बहुत इस टाइम भी वेल प्रिपेयर्ड है, जैसा कि दिख रहा है मेरे को। कोई मिलते हैं, जैसे सर ने कहा कि आप जब घूमने जाते हो बाहर तो आपको कोई ना कोई मिलता है, राम राम करते हैं, तो आप कुछ ना कुछ शिक्षा लेते हैं किसी से भी, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें अपने लाइफ में धारण भी करनी चाहिए। जैसे सर ने इतना बड़ा एग्जाम्पल दिया, अगर आपके फादर ड्रिंक करते हैं, शराब पीते हैं या कोई बीड़ी पीते हैं, कोई और भी नशा होता है, तो सिर्फ आप लोग ही छुड़वा सकते हैं। अगर मम्मी छुड़वाएंगे तो रोज़ कलेश होएगा, होता ना, आपको तो पता ही है बेटा। आप अपने परिवार में रहते हो और किसी ना किसी परिवार में ऐसा चल भी रहा होगा, तो ये एक बहुत बढ़िया काम है बेटा, आप कर सकते हैं इसको बड़ी आसानी से। मैं सर से पूछ रहा था कि सर इसके बाद क्या होएगा, कह रहा सर उसमें से एक ठान ली लड़की ने कि मैं खाना ही नहीं खाऊंगी, जब तक मेरे फादर शराब नहीं छोड़ेंगे मैं खाना ही नहीं खाऊंगी। तो उसने वही रूटीन में वही काम किया, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 1 हफ्ता हो गया। वो जब बीमार हुई डॉक्टर के पास गई ना लड़की, तब उसके फादर ने कहा कि बेटा तू जैसा कहेगी अब मैं वैसा ही करूँगा। तो उसके फादर ने बेटा, क्योंकि वो ड्रिंक करता था, खुद खाना खाता था, एक दिन खाना खाते खाते ही वो खुद रो पड़ा, और ऐसी नौबत आ गई बेटा, वो डॉक्टर पे गए, लड़की को फिर इलाज भी करवाया। तो उसके बाप को समझ में आई, क्योंकि अगर मम्मी छुड़वाएगी या भाई छुड़वाएगा उसका तो शायद ना माने। आप करवा सकते हो काम, ये करवाओगे काम ये, पर लड़ाई नहीं करनी बेटा, क्योंकि रिस्पेक्ट फादर को भी देनी है और मदर को भी, ठीक है बेटा। आप कोई और भी तरीका अपना सकते हो, ठीक है, पर गलत नहीं होना चाहिए। आप उनको रिक्वेस्ट करो, जैसे सर ने बोला कि प्यारी माँ, बोला ना प्यारी माँ, आप माँ तो बोल देते हो, माँ भी नहीं बोलते, आप बोलते हो मम्मी, बोलते हो ना, तो मम्मी को माँ पे ले आओ और फिर वहाँ प्यार भी करके देखो अपनी माँ से, क्योंकि बच्चे अगर अपने माँ बाप से प्यार करेंगे ना तो क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है, बढ़ते हैं ना। तो ये चीज़ें आपने देखनी चाहिए। क्या कई बच्चों में ऐसे होता है बेटा, कमाई करने लग जाते हैं, पर वो जो कमाई करके ला रहे हैं ना, वो अपने माँ बाप के चरणों में नहीं रखते कि हमने ये कमाया है। वो सोचते हैं कि मैं सबसे पहले अपने कपड़े लेके आऊँगा, दोस्तों को पार्टी करूँगा, ये चीज़ें करूँगा। तो ये नहीं है बेटा, अपने संस्कारों में है ही नहीं। पहले क्या करते थे, हमने भी जब स्टार्ट किया बेटा, तनख्वाह मिली तो हमारे बुजुर्ग कहते थे भाई अपने पितरों के निकालो या कुछ और निकालो, 11 रुपये या कुछ। तो हमने सबसे पहले जो मेरी जो तनख्वाह आई थी, मैंने अपने माँ बाप के चरणों में रखी थी कि सबसे पहले मेरी ये तनख्वाह है, और उसी तनख्वाह की बदौलत ये बढ़ते 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 आपके सामने खड़े हैं बेटा, ठीक है। तो आपने भी ये करना है, कमाओ, खूब कमाओ, अच्छी जगह रहो, अच्छे दोस्त बनाओ, अच्छा खाओ, और अपने माता पिता की इज्जत करो, अपने गुरुओं की इज्जत करो। सर ने यही बताया है, और अपने परिवार के साथ मिलजुल के रहो। सर ने बोला कि रोज़ आप खाना खा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हफ्ते में इसलिए बोल रहा है कि हफ्ते में एक दिन तो छुट्टी होती है ना सभी की, संडे वाला दिन, उस दिन इकट्ठा खाना खाओ, बढ़िया खाना खाओ बेटा, कुछ भी बनाओ घर पे, बाहर की चीज़ें मत खाओ, घर में जो मर्जी बनाओ, मम्मी से प्यार करो, माँ बाप से करो, दादा दादी से करो, चाचा चाची हैं, सब परिवार जो है ना, कुटुंब, इसी को बोलते हैं। सारा जो परिवार होता है उसके साथ मिलके चलो, और यही बेटा शिक्षा आपने ज़िंदगी में लेनी है। और थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का। हमेशा की तरह आज भी आपने अपने विचारों को बच्चों के सामने रखा, और ख़ास तौर पे आज प्रिंसिपल महोदय जी ने जो अपने जीवन से संबंधित जुड़ी हुई घटना को हमारे साथ साझा किया, उससे काफ़ी हमारे बच्चों को प्रेरणा मिलेगी, इवन कि हमें भी कुछ ना कुछ प्रेरणा अवश्य मिलेगी और मिलनी भी चाहिए। तो आज का जो विचार शुरू हुआ था कुटुंब से, और यहाँ पर एकत्रित होने का जो मुख्य आज कारण था वो भी कुटुंब के बारे में अवगत कराना था। अभी इस बच्चे ने बताया कि हमारा जो भारत है वो आज की डेट में भी
वेल प्रिपेयर्ड है, जबकि वो कई बार गुलाम हुआ मुगलों का, अंग्रेज़ों का और बुरी मानसिकता का लगा लीजिए। तो आज अगर हमारा भारत वेल प्रिपेयर्ड है या अव्वल है किसी भी क्षेत्र में, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान रहता है बेटा हमारी सांस्कृतिक विरासत का, हमारे पूर्वजों से मिली, हमारे परिवार से मिली, हमारे समाज से मिली शिक्षाओं का। और इसकी सबसे छोटी इकाई या छोटी कड़ी बोलेंगे हम अपने परिवार को। एक परिवार ही समाज बनाता है और एक समाज ही एक देश का निर्माण करता है। तो उसी परिवार या कुटुंब को अच्छी तरह बारीकी से समझाने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा मंच पे श्री विजय चौबे जी, कृपया आए और थोड़ा सा और प्रकाश डालें इस कुटुंब शब्द के ऊपर। तालियों के साथ इनका आगमन होगा। महोदय जी, उपस्थित शिक्षक शिक्षिकाओं और प्यारे बच्चों, पीछे सारे लोगों ने बहुत सारे विषयों पर प्रकाश डाला और बहुत अच्छे ढंग से आपको समझाया गया है। कुटुंब में एक गांव समाज के प्रति भी आपकी जवाबदेही होती है। परिवार के साथ आप कहीं एक बार बाहर भी घूमने जाएं, माता पिता से भी कहिए कि एक बार महीने में अपनी हैसियत के हिसाब से एक बार धार्मिक स्थलों पर जाएं, घूमें। जो मोहल्ले में भजन कीर्तन होता है उसमें भी माता पिता के साथ शामिल हो। कोई हम लोग के भी जो माँ बाप थे बचपन में सत्संग में ले जाते थे बच्चों को, संस्कार वहाँ से अच्छे मिलते थे। और शिक्षकों से भी आग्रह है कि बच्चों से तो आग्रह है, शिक्षक भी इसको प्रोत्साहित करें, अपने परिवार के साथ साथ बच्चों के साथ मिलना जुलना जारी रहना चाहिए। समाज में, समाज के प्रति सभी मोहल्ले के लोगों को भी प्यार करेंगे तो आपको वो भी प्यार करेंगे। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। आए हुए सभी अतिथिगणों का, जिन्होंने अपने बहुत ही अमूल्य विचार आपके साथ साझा किए। मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा कि बेटा हमारी पावर जो है ना, इस भारतवर्ष के बच्चों की पावर या यहाँ के परिवार की पावर, वो है हमारा इकट्ठा रहना और हमारी संस्कृति जो हमारे पूर्वजों से हमारे दादा दादी को, फिर माता पिता को और फिर हमें और आगे हमारे बच्चों में प्रसारित होती है। तो बेटा पढ़ाई जो लोग आप करते हो, विद्यार्थी हो ना सब लोग, आपका टारगेट सिर्फ पढ़ाई रहता है, लेकिन पढ़ाई ही बेटा मेरे हिसाब से सब कुछ नहीं है। कैसे रहना है, कैसे खाना पीना है, कैसे विचारधारा को निर्माण करना है अपनी, ये सब बहुत अमूल्य है। और ये सब सिर्फ इंडिया में जरूर मिलेगा और कहीं मिले ना मिले। सर ने जैसा शुरू में बताया था कि हमारे यहाँ मम्मी पापा होते हैं, चाचा चाची होते हैं, नाना नानी, दादा दादी, बुआ फूफा, ये सब होते हैं, लेकिन बाहर सब अंकल और आंटी होती हैं। ये रिश्ते नाते अपने यहाँ ही हैं और यही एक मजबूती है। इसलिए बार बार कहा जा रहा है आपको कि आप अपने परिवार के साथ समय अवश्य बिताएं। सर ने बताया था कि 3 लोग होते हैं जिनसे हमें सब कुछ मिलता है, माता पिता, गुरु और भगवान, प्रकृति। तो इनसे मिलकर रहें, हमेशा इनकी शरण में रहें और अपने विचारों को शुद्ध करें। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपने विचारों को भी विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। यहाँ मेरे साथी टीचर बैठे हुए हैं। अगर किसी भी व्यक्ति विशेष को कुछ विचार इन प्यारे बच्चों के साथ साझा करने हो तो वे विशेष तौर पर यहाँ पे मंच पे आमंत्रित हैं। प्लीज़ राजीव।